नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र से पहले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की है। इसके बाद वह सदन में पहुंचे, जहां निधन प्रस्ताव पर सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा सदन दुखी है, कई साथियों को हमने खोया है। पूर्व सदस्यों सरवत करीम, मोहन सिंह रावत, पूरन सिंह, कृष्ण सिंह, नरेंद्र सिंह और धनी राम को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज 5 फरवरी से शुरू हो गया है, जिसमें सभी विधानसभा के सभी सदस्य उत्साहित दिख रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक समर्थन में तो विपक्ष के विधायक विरोध में उतरते हुए नजर आए। विपक्षी विधायक ने कहा कि जब तक यूसीसी का मसौदा उन्हें मिल नहीं जाता तब तक कहना जल्दबाजी होगा, जबकि बीजेपी विधायकों ने इसे राज्य और देश हित का विषय बताया है और सीएम धामी को इस पर पहल करने के लिए धन्यवाद किया है। यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, जितना बताया जा रहा है वो बड़ा है, उसके लिए पढ़ने के लिए समय सबको चाहिए और कोई भी कानून पढ़कर उस पर चर्चा कर उसके बाद बनना चाहिए। उससे जनता को जो लाभ हो सके वो उस कानून में लाना चाहिए, इसलिए समय मिलना चाहिए। पढ़िए भाई, कौन मना कर रहा है आपको पढ़ने से? आप उसको कल से पढ़ना शुरू करिए, बैठ के एक्सपर्ट टीम लगाइए अपनी। और जब कोई कानून बनता है, वो कानून राज्य के लिए बनता है, तब उसमें हमेशा इस प्रकार का भाव रहता है कि आप जब अध्ययन करेंगे तब तक उसका याद दिलाना कि भाई ये हमें और होना चाहिए, जो अच्छी बात उसमें कौन मना करेगा। कब मांगे थे, किस तारीख में मांगे थे, कौन से ईमेल, व्हाट्सएप या संचार के माध्यम से मांगे थे, कृपया मुझे सरकार ये अवगत कराएं। ये झूठ बोलना छोड़ दें, गलत बात है। इस तरीके से कि हमने राय मांगी थी, ये अंधेरगर्दी है। आप हमेशा कोई भी बड़ा आप फैसला लेते हैं, आप कह देते हैं हमने विपक्ष से राय मांगी थी। कोई विपक्ष। आगे बढ़ते हैं। सम्मान नागरिक संहिता कानून यूसीसी के ड्राफ्ट को उत्तराखंड कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। रविवार को सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट का तो तैयार किया गया। विधानसभा के पटल पर इसमें मंजूरी भी दे दी गई है। अब आगामी 6 फरवरी को आयोजित विधानसभा सत्र में यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा भवन देहरादून में सत्र शुरू होने से पूर्व कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सत्र में शामिल होने से पूर्व सत्र को मर्यादा स्वरूप चलाए जाने के लिए सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है। साथ ही सत्र में होने वाले तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने यूसीसी को पूर्ण तरह धर्म विरोधी बताया है। उन्होंने इस सत्र में इस कानून का विरोध करने की चेतावनी भी दी है। बता दें, यह सत्र विशेष रूप से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि सत्र से पूर्व ही विपक्षी पार्टियां यूसीसी का ड्राफ्ट न मिल पाने के कारण विरोध करती नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक हमारी हुई है और आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलएज हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है वो स्थगित होगा, जो कि परंपरा इस प्रदेश में रही है। और उसके बाद संभवतः दोबारा से कल हम कार्य मंत्रणा में बैठेंगे कि उसके बाद आगे क्या कार्रवाई हो। अभी विशेष सत्र सरकार बुलाया है यूसीसी पर चर्चा करने के लिए, लेकिन यूसीसी अभी जनता के बीच या विधायकों पर नहीं है, तो उस पर क्या चर्चा हो जाएगी, उस पर क्या सवाल किया जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। जिस आयोग का गठन किया गया है उसने किससे सुझाव लिए हैं और कहाँ बैठ कर बनाया इसका भी शायद किसी को नहीं पता है। अफसरशाही हावी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जो अफसर चाह रहे वो हो रहा है। जो धार्मिक लोग हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है वो सेकुलर है, ना कि सापेक्ष है। सबको अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने का अधिकार है।
मैं समझता हूँ उस पर सीधा हमला है इस सरकार का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और देखिए, आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई है जिसमें यूसीसी को लेकर विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है। कल कंडोलेंस होगी, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा। लेकिन कल फिर हमारी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए हमने अनुरोध किया है क्योंकि आज हमारी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी है। उस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जो प्रदेश के मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विधानसभा वार माननीय विधायकों के अपने सवाल हैं, उस पर भी चर्चा होगी। स्पेशल सत्र का मायने यह नहीं है कि प्रश्नकाल को प्रश्नकाल न हो। हमने कहा कि प्रश्नकाल अवश्य होना चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह के आज हालात हैं और जिस तरह से विभिन्न ज्वलंत मुद्दे हैं उसके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विधानमंडल की बैठक में। कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें जो बात कही गई कि यूसीसी को लेकर के ये सत्र आहूत किया गया है। अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को विधानसभा में ले होगा और उसके बाद 7 और 8 को उस पर चर्चा होगी। तो सर ऐसा नहीं लगता कि पहले विपक्ष को वो यूसीसी का ड्राफ्ट देना चाहिए था, उस पर वो अध्ययन करते? नहीं, देखिए जो परंपराएं होती है जब कोई भी जो यूसीसी का मसौदा है उसको पहले विधानसभा पटल पर ले किया जाएगा और जब विधानसभा पटल पर ले होता है तभी जो है विधायकों को मिल पाता है। ये तो परंपराएं रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, जिसको लेकर बीजेपी द्वारा लोगों को एकजुट करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जिला महामंत्री मोहन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बीजेपी के बूथ स्तर से लेकर समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें कार्यकर्ताओं को गांव चलो अभियान के बारे में जानकारी दी गई। जिला महामंत्री मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि पूरे देश ने गांव चलो अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को विस्तारक के रूप में 24 घंटे के लिए 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव में 24 घंटे गांव में ही प्रवास करना है, जिसमें कार्यकर्ता को प्रत्येक गांव में और वार्ड में भेजा जा रहा है। देश में गांव चलो अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को विस्तारक के रूप में 24 घंटे के लिए 9 से 11 तारीख 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव में ही प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रवास करना है। ऐसी कार्यकर्ता तैयार करके प्रत्येक गांव प्रत्येक वार्ड में भेजने जा रही है, जिसका उद्देश्य मिशन 2024 है। क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम लगातार हमारे चलते रहते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि चुनाव आ जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी करेगी अन्य दलों की तरह। गाँव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का नाम दिया है और जिसके माध्यम से हम लोग गाँव पहुँचकर लोगों की समस्या और उनको जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का हमारा एक कार्यक्रम है इस गांव चलो अभियान के तहत। साथ ही नए मतदाताओं को जागरूक करना और तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, यही हमारा एक विशेष उद्देश्य है। बढ़ते आगे, चक्राता क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी दूसरे दिन भी जारी रही। सीजन की पहली बर्फबारी को लेकर जहां एक और सैलानियों और किसानों के चेहरों पर खुशी है, वहीं बर्फबारी के दौरान कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।
लेकिन लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से चक्राता त्योनी मोटर मार्ग पर लोखंडी के आसपास क्षेत्र में जहां अधिक बर्फबारी हुई है वहां पर बर्फ हटाने के लिए स्नो ब्लोअर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मार्ग को सुचारू किया जा सके। बाकी जहां कम बर्फबारी हुई है वहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फिसलन दूर कर सके और मार्ग सुचारू किया जा सके। काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट आए हैं और 2024 की पहली बर्फबारी है और लोगों का बड़ा यहाँ पे बड़ा उत्सुक और हमारे बागवानी क्षेत्र में भी काफ़ी इसका असर रहता है और हमारे जो जितने भी अपना छोटे छोटे उस पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है और ये आज जो है ऊपर से बड़ी कृपा हुई है और स्नो पर गिर रहा है। मौसम की पहली बारिश व बर्फबारी ने एक और काश्तकारों को राहत दी है तो वहीं ठंडक बढ़ने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हुए हैं। बीती 31 जनवरी की शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से काश्तकारों की सूखने के कगार पर पहुंच चुकी रबी की फसलों के लिए बारिश संजीवनी की तरह बरसी है। साथ ही क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में गंगी, गेनवाली, पिंसवाडू, चिरभिटिया, हिंदाव, आरगढ़, बासर, गोनागढ़ सहित कई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। इस मौसम में जनवरी माह तक बारिश न होने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में जंगल दिसंबर से ही सुलगने शुरू हो गए थे। साथ ही फसलें भी सूखने की कगार पर थी। सबसे अधिक संकट जल स्रोतों पर मंडराने लगा था, लेकिन बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं पर्यटकों की आमद भी शुरू हो गई है। देखिए, अभी जैसा मौसम विभाग का अलर्ट था उसके अनुसार ही कल से ही यहाँ पर बारिश और कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हुई है और इसमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे और उप जिलाधिकारी हैं वो सभी अलर्ट हैं। और एक जो हमारे NH 707 है धनौल्टी चंबा, उसमें बर्फबारी की वजह से थोड़ा अवरोध हुआ था, उसको खोलने का कार्य चल रहा है, मशीनें तैनात हैं। और 2 ब्लॉक्स में बिजली की भी थोड़ी आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसमें से चंबा में अभी ओपन कर गई है। घनसाली कुछ विलेजेस हैं जहाँ पर अभी बिजली बाधित है, वहाँ पर भी लगातार हमारी टीम्स कार्य कर रही हैं। और सभी डिपार्टमेंट्स को ये और नगर निकायों को बोला गया कि एक्सट्रीम कोल्ड वेव को देखते हुए अलाव जलाने के लिए और आवारा पशुओं के लिए भी व्यवस्था करें। और साथ ही जहाँ जहाँ अगर कोई मजदूर या व्यक्ति है तो उसको रैन बसेरे में या फिर उसको कंबल आदि देने के लिए भी कार्रवाई। धनौल्टी का स्थानीय निवासी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज धनौल्टी में बर्फ़ गिरी है। धनौल्टी में बर्फ़ गिरने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ गिरने के बाद खेती बहुत अच्छी होती है और पर्यटन में भी बढ़ावा मिलता है। आज 2000 मीटर की ऊंचाई पर समस्त पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिरी है, जो किसानों के लिए और पर्यटन के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मैं कुदरत और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर के आसपास स्थित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से बाघ का आतंक बना हुआ है, तो वहीं ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों से वन्य जीवों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। पिछले कई दिनों से ग्राम सांवलदे, हाथीनगर, ढेला, मालधन, चौड़ के अलावा कई ग्रामीण इलाकों में बाघ की दहशत बनी हुई है। बाघ द्वारा कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया जा चुका है। विभाग के अधिकारियों द्वारा हर बार बाघ को पकड़े जाने का आश्वासन देकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के आक्रोश को शांत कर दिया जाता था, लेकिन अब ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और सरकार के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए रविवार को ग्राम सांवलदे की मुख्य सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। अभी पूरा जो कॉर्पोरेट प्रशासन के निकम्मेपन के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, पर्यटकों को परेशानी हो रही है। और उनने अपने वादे के अनुसार उनने 4 दिन का समय मांगा था, वो 4 दिन में भी बाघ को नहीं पकड़ पाए, आदमखोर बाघ को नहीं पकड़ पाए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस संबंध में उन्होंने कोई विमर्श भी नहीं किया, कोई यहाँ पर बताने की कोशिश भी नहीं करी। डायरेक्टर नज़ारत हैं, डिप्टी डायरेक्टर नज़ारत हैं, जिनके कारण ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, समस्या विकराल होती जा रही है। अभी एसडीओ ने कालागढ़ ने बताया कि हम 2 दिन के अंदर अंदर बाघ को पकड़ लेंगे। पुलिस प्रशासन ने भी बताया, तो हम लोगों ने कहा हम 2 दिन के 3 दिन दे देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि फिर आप 2-3 दिन में पकड़ लेंगे? 1 महीने से आप लगातार कर रहे हैं। तो यदि यहीं पर यही निर्णय हो रहा है सब लोगों का कि यदि 3 दिन के अंदर नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग फिर बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कॉर्बेट पार्क के सारे जो गेट हैं, धनगढ़ी है, बिजरानी है, जितने भी गेट हैं वो सब करने को बाध्य होंगे। और इसके लिए केवल और केवल यहाँ का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर और यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे। ये जो जिनके कारण ये पूरे क्षेत्र के अंदर अशांति फैल रही है वो इसकी जिम्मेदार होंगे।
देर रात कार्बेट पार्क से सटे हुए रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कोटा रेंज के भंडार पानी क्षेत्र के पास दिल्ली से होटल की ओर पाटकोट भलौन की तरफ जा रहे पर्यटकों की कार पर हाथियों के झुंड ने भंडार पानी क्षेत्र पर हमला कर दिया, जिसमें कार में सवार टूरिस्टों ने बेमुश्किल कार से बाहर निकलकर भागकर जान बचाई है। वहीं रेंज अधिकारी रमेश चंद्र ध्यानी के नेतृत्व में गश्त कर घूम रहे वन कर्मियों ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर बेमुश्किल हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा है, जिससे एक हादसा होने से टल गया। साथ ही कार के हमले में क्षतिग्रस्त हुई कार में सवार सोनू प्रसाद निवासी दिल्ली व अन्य 2 कारों में सवार 6 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर वनकर्मी सुरक्षित तरीके से भंडार पानी चौकी ले आए, जिसके बाद वनकर्मी खुद उन्हें उनके रिजॉर्ट तक सुरक्षित छोड़कर आए। वनकर्मियों की गश्त की वजह से ही एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। कल 11:30 बजे का ये घटना है, रात के 11:30 बजे के। हमारे भंडार पानी से जो रास्ता निकलता है, जो गांव को जाता है, वहाँ का मामला है। अभी एक हाथी का झुंड वहाँ पे तैनात है, वो उसी एरिया में मूव कर रही है, सीताबनी से भंडार पानी के रूप में मूव कर रही है। तो कल ये एक घटना हुई कि एक टूरिस्ट का गाड़ी रात 11:30 बजे जा रही थी, तो वहाँ पे उसके ऊपर हमला हुआ। तो हमारा जो वन कर्मी है वो रात भर गश्त करते रहते हैं। कोटा और कोसी रेंज के स्टाफ नाइट पेट्रोलिंग पे थे, तो उनको जैसे ही सूचना मिली वो वहाँ पे चले गए और उनको वहाँ से बचाया। हमारे जो टूरिस्ट थे उनको बचा लिए और उनको रिजॉर्ट तक छोड़ के आए। तो इसको देखते हुए अभी हम एक निर्देश भी निकाले हैं कि 6:30 बजे के बाद कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं निकलेगी। सारे रिजॉर्ट वालों से बात कर लिए हैं ताकि वो अपने गेस्ट को बता दे, और हमारे वहाँ के जो भी ग्राम प्रधान है उनसे भी बात कर लिए हैं कि 6:30 बजे के बाद अगर कुछ अनिवार्यता होता है तब तो हमारा स्टाफ वहीं पे है। अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगा तो हमारा स्टाफ उनके साथ चले जाएगा, बट अकेले कोई नहीं जाएगा 6:30 बजे के बाद, जब तक ये हमारा हाथी का झुंड वहीं। विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वार्ड 67 मोहकमपुर में दिव्यांग सहायता कैंप लगाया गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक लाभार्थियों को विकलांग उपकरण विधायक उमेश शर्मा काऊ के द्वारा प्रदान किए गए, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद रविंद्र सिंह रावत द्वारा कंबल भी वितरण किए गए हैं। कार्यक्रम में मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप बुटोला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा सौरभ थपलियाल, पूर्व प्रधान मुकेश सुंदरियाल, कैप्टन मोहन सिंह नेगी, शिवपाल रावत व गणमान्य लोग आदि उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के साथियों का ही धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे शुभकामनाएं दी, और आप सबका आभार भी और धन्यवाद भी। दूसरा, आज जन्मदिन है, सुबह से आज कार्यक्रम ही चल रहे हैं। ये सब हमारे जो क्षेत्र के क्षेत्रवासी, उनका प्यार है, और कहीं भंडारा है, कहीं कैंप है, कहीं और भी कई तरह के कार्यक्रम हैं। यहाँ के बाद और अभी शाम तक यही कार्यक्रम है। तो मैं निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की जनता के इस प्यार के लिए उनका आभारी हूँ, और बहुत उनका अपने तय हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। विकलांग का भी धन्यवाद करता हूं। कई पार्षदों ने इस तरह के कार्यक्रम किए हुए हैं, और ये हमारे रवि भाई हैं और रविंद्र रावत, ये माजरी के अंदर आज विकलांग और शिविर के रूप में इन्होंने मेरे जन्मदिन को मनाया। मैं इनका भी आभार और धन्यवाद करता हूं। रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। राजभवन में एक शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने न्यायमूर्ति रितु बहारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य रूप से मौजूद थे। आपको बता दें, रितु बहारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। वहीं हरिद्वार स्थित बीएचईएल की जमीन राज्य सरकार को दिए जाने की मुख्यमंत्री की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि सुनियोजित ढंग से पब्लिक सेक्टर यूनियन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राज्य सरकार की नज़र भेल की जमीन पर है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इन्वेस्टर्स समिट का काफ़ी हल्ला हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी तक धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरीश रावत ने हजारों बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी आंदोलन करने की बात कही है। इसके अलावा हरीश रावत ने यूसीसी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा है। जो है
इस राज्य के अंदर करीब 3,000 से ज़्यादा ही होंगे, जितने होंगे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड बहुत समय पहले 4-5 साल 3 साल पहले ले लिए गए और वो सब बीपीएल के कार्ड धारक हैं और उनके कार्डों का पता ही नहीं है। वो पिलर टू पोस्ट जाने में हैं, कभी प्रधान जी के पास जा रहे हैं, कभी राशन इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बीएचईएल को नुकसान न पहुंचे, यदि बीएचईएल की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ बीएचईएल के साथ नहीं होने देंगे। तक कोई चीज़ धरातल पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा जब। और 2018 में भी इसी तरीके का एक समिट हुआ था जिसमें 1,25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए थे, तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब ये जो 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं ये भी कहाँ कहाँ हैं, आसमान में कहाँ कहाँ तैर रहे हैं, ज़रा आप देख लेंगे तो हम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार का दौरा किया है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी मोदी से राष्ट्रपति पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भारत रत्न मिल गया। उन्होंने कहा कि अगली सरकार बीजेपी की केंद्र में नहीं बनेगी, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ मुरली मनोहर जोशी को भी भारत रत्न दे देते तो अच्छी बात थी। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन से नीतीश के जाने के बाद पैदा स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, सब ठीक हो जाएगा और नीतीश को तो अपने ऊपर मोहर लगानी थी। पलटू राम नंबर 1 की, इसलिए मैं नीतीश को तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक ममता और अरविंद केजरीवाल की भी हमारे गठबंधन के नेता हैं और वो साथ चलेंगे। चले राष्ट्रपति पद की उम्मीद लगाए बैठे थे मोदी जी से, तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन मुझको तो अपने पंडित जी की चिंता है, मुरली मनोहर जोशी जी की। अगले साल तो इनकी सरकार आएगी नहीं, तो इस साल उनके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी जी को भी दे देते तो अच्छी बात थी। ये सब ठीक हो जाएंगे और नीतीश जी पर आपने अपने पर मोहर लगानी थी पलटू राम नंबर 1 की, वो मोहर उन्होंने लगवा ली, इसलिए नीतीश जी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, जहाँ तक ममता जी केजरीवाल इत्यादि हैं, केजरीवाल जी हैं, ये हमारे गठबंधन के नेता हैं और साथ चलेंगे। राजधानी देहरादून की महिलाएं सिर्फ घर चलाने तक सीमित नहीं रही, स्टीयरिंग थामने में भी महिलाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। महिलाएं सिर्फ स्कूटर ही नहीं चला रही बल्कि कार, जीप से लेकिन एसयूवी और टैक्सी चलाने में भी पीछे नहीं है। आलम अब यह है कि परिवहन विभाग महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग देने के प्रति गंभीर हुआ है। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि महिलाओं के लिए विशेष कैंप लगाकर इसकी निःशुल्क ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। पिछले 10 सालों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों में महिलाओं का आंकड़ा पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम रहता था, लेकिन वर्ष 2020 से इस ट्रेंड में बदलाव आया है और पिछले 4 सालों में महिलाओं ने तेजी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर सड़क पर वाहन चलाना शुरू किए हैं। पिछले 4 साल में कुल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की 1/4 संख्या में महिलाएं काबिज हो गई हैं। ये बहुत ही सराहनीय डेवलपमेंट है और हमारे विभाग के द्वारा भी इसमें पहल किया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाएं अधिक से अधिक सामने आए और ड्राइविंग करें। अगर महिला ड्राइविंग करती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता है। कभी इमरजेंसी हो, चाहे महिला को ऑफिस जाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो आत्मनिर्भर रहती है, उसका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है। तो देहरादून में भी एक चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि महिलाएं ड्राइव अधिक से अधिक संख्या में कर रही हैं। हमारे यहाँ पिछले साल में लगभग 9,000 ड्राइविंग लाइसेंस बने थे, उसमें 1/4 से ज़्यादा 2,000 के आसपास जो लाइसेंस हैं वो महिलाओं के लाइसेंस बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।